नर्ड्स और गीक्स की लाइफ हो सकता है सोसाइटी में थोड़ी ऑकवर्ड लगती हो, लेकिन इनके लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया द बिग बैंग थ्योरी सिटकॉम सीरीज ने, जिस सीरीज की बेहतरीन कॉमेडी, बेहतरीन कैरेक्टर्स और उनके पोर्ट्रेयल्स और नर्ड और गीक कल्चर को सेलिब्रेट करने के चलते ये शो दुनिया के सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक बना, जिसने 12 सालों तक हम सबको बहुत हंसाया। और आज की वीडियो में बारी है इस शो को और भी करीब से जानने की, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार हमें कमेंट्स में की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बिग बैंग थ्योरी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ओरिजिनली कैसा होने वाला था द बिग बैंग थ्योरी सीरीज। इस सीरीज के पीछे के साइंस का सेंस आखिर कौन बनाता है, कैसे मिला था कुणाल नायर को राज कुत्रपल्ली का रोल, कौन है एक्चुअल साइंटिस्ट इस पूरी की पूरी सीरीज की कास्ट में, जानेंगे आखिर किस तरह से शूट किया जाता था द बिग बैंग थ्योरी सीरीज को, और साथ ही जानेंगे द बिग बैंग थ्योरी के कास्ट के होश उड़ा देने वाले सैलरीज के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चक लॉरी और बिल प्रेडी द्वारा क्रिएटेड अमेरिकन टेलीविजन सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी आज भले ही दुनिया भर में जितना भी पॉपुलर हो, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी स्मूथ नहीं हुई थी। और यहाँ पर एक्चुअली क्रिएटर्स को 2 पायलट यानी सीजन 1 के पहले एपिसोड को एक्चुअली क्रिएट करना पड़ा था। और तो और लेनर्ड और शेल्डन के अलावा इसका पहला पायलट एपिसोड सीरीज के ओवरऑल कैरेक्टर्स और प्लॉट से ड्रास्टिकली डिफरेंट था। लकीली यहाँ पर चक लॉरी को इस सीरीज का पहला पायलट पसंद नहीं आया था, जिसके कारण यहाँ पर चक लॉरी ने इस चीज को रिफाइन किया और इस सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 1 ऑफिशियली रिकॉर्ड किया, और इसी एपिसोड ने पूरे के पूरी सीरीज के टोन को सेट किया। अब जैसा कि दोनों की दोनों पायलट्स में बहुत ज्यादा अंतर था, अगर सीरीज पहले पायलट के हिसाब से गई होती तो चीजें बहुत ज्यादा अलग होती, क्योंकि इस सीरीज के अंदर एक्चुअली 2 फीमेल लीड कैरेक्टर्स थी, जिसमें एक केटी थी जो बेसिकली एक बैड एस येट इमोशनली वर्नरेबल कैरेक्टर थी। वहीं पर दूसरी ओर थी गिल्डा, जो लेनर्ड और शेल्डन की एक कलीग थी। और इन्हीं दोनों फीमेल लीड्स की राइवलरी और इनका डायनामिक्स ही इस सीरीज के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। लेकिन लकीली यहाँ पर टेस्ट ऑडियंस को भी केटी का रोल पसंद नहीं आया था, जिसके कारण दूसरे पायलट में केटी और गिल्डा को हटाकर पेनी को इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं पर ओरिजिनल पायलट का इंट्रो सॉन्ग भी बहुत ज्यादा अलग था, जिसमें यहाँ पर थॉमस डॉल्बी की शी ब्लाइंडेड मी विद साइंस को यूज किया गया था। अब जब बात थीम सॉन्ग की हुई है, तो इसके फनी और ऑसम थीम सॉन्ग की बात कैसे नहीं होगी, जो शायद ही कोई स्किप करता होगा। वेल, इस थीम सॉन्ग को लिखा और रिकॉर्ड किया है कैनेडियन अल्टरनेटिव बैंड बेयर नेकेड लेडीज ने, और इस थीम सॉन्ग का बनना भी किसी लक से कम नहीं है, जहां पर एक्चुअली इस बैंड के को लीड सिंगर एड रॉबर्टसन ने साइमन सिंह की द बिग बैंग किताब पढ़ी थी, और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने यूनिवर्स और उसके फॉर्मेशन पर एक फ्री स्टाइल रैप अपने एक कॉन्सर्ट में किया था। और इसी कॉन्सर्ट का हिस्सा लकीली चक लॉरी और बिल प्रेडी भी थे, जिन्होंने बाद में इस थीम सॉन्ग के लिए उन्हें कांटेक्ट किया। बाय द वे, भले इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 सेकंड का ही ये ओपनिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसका फुल वर्जन बेसिकली 2 मिनट का है, जिसे बाद में सीरीज के म्यूजिक वीडियो के रूप में रिलीज किया गया था। कुणाल नायर, जिनकी राज कुत्रपल्ली के ऑसम पोर्ट्रेयल ने इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया, एक्चुअली उनके कैरेक्टर के बजाय यहाँ पर पहले कोरियन अमेरिकन या लैटिनो कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन ऑडिशंस के दौरान कुणाल नायर बहुत ही ज्यादा चार्मिंग साबित हुए, जिसके कारण उनके साथ उनके कैरेक्टर को भी इस सीरीज का हिस्सा बनाया गया। वैसे इस सीरीज के इनिशियल सीजन्स के दौरान राज कुत्रपल्ली की औरतों से सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल पीकर बात करने की इश्यू को बिल पेरेडी ने एक रियल लाइफ इंसान पर मॉडल किया था, जो उनके साथ एक कंप्यूटर कंपनी में पहले काम करता था। वैसे कुणाल नायर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन 4 साल की उम्र से कॉलेज लाइफ तक उन्होंने इंडिया के न्यू दिल्ली में बिताया है, और अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टलैंड में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें थिएटर और एक्टिंग का चस्का लगा था। लेटर ऑन उन्होंने अमेरिका की टेम्पल यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर किया, जिसने उन्हें शो में बहुत ज्यादा हेल्प की। शेल्डन का एनोइंग, क्रिंजी येट क्यूट गाना यानी सॉफ्ट किटी, जिसे वो किसी न किसी तरह से गवाही लेता है, एक्चुअली एक रियल लाइफ चिल्ड्रन सॉन्ग है, जो बेसिकली 1966 के ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन शो प्ले स्कूल में पहली बार यूज किया गया था। इस गाने को यूज करने का इंस्पिरेशन बिल प्रेडी को अपनी बेटी से मिला था, जो अपने प्री स्कूल में इस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी।
इस शो के सबसे हिलेरियस मोमेंट्स में से एक होते थे जब पूरे के पूरे कैरेक्टर्स एक साथ मिलकर खाना खाते थे। ये कोई प्रॉप नहीं बल्कि एक्चुअल फूड हुआ करता था, जिसे किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफेटेरिया से नहीं लाया जाता था, बल्कि इस शो के सेट डिजाइनर स्कॉट लैंडन ही ज्यादातर फूड्स को बनाया करते थे। अगर शो 4 नर्डी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमता हो तो उनके साइंस का भी कोई न कोई जरूर बेसिस होना चाहिए, और इसी बात का ख्याल रखते हुए शो के दोनों क्रिएटर्स ने एक्चुअल साइंटिस्ट्स को इस शो में कंसल्टेंट्स के रूप में हायर किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डेविड शॉल्सबर्ग को फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के कंसल्टेंट के रूप में हायर किया था, और इन्हीं के साथ मिलकर शो में यूज होने वाले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और बोर्ड पर दिखने वाले इक्वेशंस और डायग्राम्स शो के लिए क्रिएट किए जाते थे, इंक्लूडिंग वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जिन्हें कैरेक्टर्स सॉल्व करते हुए दिखते हैं। लेकिन वहीं पर जब बात न्यूरो साइंस और ब्रेन फंक्शन की आती है तो यहाँ पर डेविड सॉल्सबर्ग को एमी का रोल प्ले करने वाली मायम बियालिक की हेल्प लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर एमी फारा फॉलर का रोल प्ले करने वाली मायम बियालिक की हेल्प लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्चुअली इन रियल लाइफ मायम बियालिक अपने कैरेक्टर की तरह ही एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और उन्होंने न्यूरो साइंस में पीएचडी की है। हार्वर्ड की मॉम मिसेस वॉलोविट्ज तो आपको याद ही होंगी, जिनकी चीख ही उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए काफी था। इस दमदार कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी कैरल एंन सूजी ने, लेकिन सीजन 8 के एपिसोड नंबर 15 में इस कैरेक्टर को डेड बताया गया। यहाँ पर उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कैरल एंन सूजी लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी, जिसके कारण उनकी रियल लाइफ डेथ को एक्चुअली शो के अंदर इंक्लूड किया गया और उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया। अब चलिए बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बिहाइंड द सीन सेट्स के बारे में, जहाँ पर इस सीरीज के सेट्स को वार्नर ब्रोस के लॉट के स्टेज 25 पर बनाया गया था, जो बर्बैंक कैलिफोर्निया में है। और इस सीरीज के अंदर आपको जितने भी रूम्स, हाउसेस और लोकेशंस देखने को मिले हैं, उसे यहाँ पर इसी स्टेज पर बनाया गया था, जहाँ पर कुछ ही दूरी पर सारे के सारे अलग अलग सेट्स को डिजाइन किया गया है, जिनमें सबसे औसम जो सीढ़ियों वाला सेट आपको देखने को मिलता है वो बेसिकली एक ही फ्लोर का है, लेकिन इसे सीरीज के अंदर 2 बार दिखाकर इसे 2 फ्लोर का बताया जाता है। इन सब के ऊपर सबसे औसम बात तो ये है कि शो को लाइव ऑडियंस के सामने रिकॉर्ड किया जाता था, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क और चैलेंज होता है, और उन्हीं का रिएक्शन बहुत बार इन एपिसोड में कुछ माइनर चेंजेस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। अब सबसे औसम बात तो ये है कि वार्नर ब्रोस स्टूडियो टूर ने सीरीज के खत्म होने के बाद इस सेट को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। बर्नाडेट को इस सीरीज के अंत तक 2 बार प्रेग्नेंट होते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे हार्वर्ड की फुर्ती कम बर्नाडेट का रोल प्ले करने वाले मेलिसा रॉन्च की रियल लाइफ सिनेरियो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जहां पर सीजन 9 के दौरान मेलिसा रॉन्च रियल लाइफ में प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके कारण इस चीज को सीरीज के अंदर लिखा गया। लेकिन पहली बार रियल लाइफ में मेलिसा रॉन्च को मिसकैरेज का सामना झेलना पड़ा था, लेकिन सीजन 11 के दौरान वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, जिसके कारण एक बार फिर से बर्नाडेट को प्रेग्नेंट बताया गया। शेल्डन का एनोइंग कैच फ्रेज बजिंगा तो आपको याद ही होगा, जिसे बोलकर शेल्डन अपने पॉइंट को प्रूव करता है। ये वर्ड सिर्फ एक फनी वर्ड नहीं रहा, और अब इस वर्ड का एक्चुअल मतलब भी है, जहां पर ब्राजील के यूनिवर्सिदादे फेडरल दे उब्रल-नाडिया यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट आंद्रे नमीसियो ने ब्राजील में एक नई बी की स्पीसीज को खोजा, जिसे उन्होंने शेल्डन कूपर को ऑनर करते हुए यूगलोसा बजिंगा नाम दिया है। इस सीरीज का सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये सीरीज लोगों के बीच में धीरे धीरे पॉपुलर हुई, और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि बेलारूस में इसकी एग्जैक्ट कॉपी यानी रिप ऑफ को भी बनाया गया था, जहां पर इस शो का नाम बेलारूसियन लैंग्वेज में द थ्योरिस्ट था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि इसे बेलारूस की गवर्नमेंट ही फंड कर रही थी, जिसके कारण वार्नर ब्रोस के लिए इस पर कॉपीराइट क्लेम करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही ये बात बेलारूस में सबको पता चली, लोगों ने इस सीरीज को ही देखना बंद कर दिया, और इस शो के एक्टर्स को जब इस शो के कॉपी होने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इस शो को छोड़ दिया। अब चलिए बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी में मिलने वाले एक्टर्स की सैलरी के बारे में, जो लिटरली आपका होश उड़ा देंगे। जहां पर अगर शुरू से शुरू किया जाए तो इस सीरीज के मेन 3 लीड यानी लेनर्ड का रोल प्ले करने वाले जॉनी गैलाकी, शेल्डन कूपर का रोल प्ले करने वाले जिम पार्सन्स और पेनी का रोल प्ले करने वाली केली कोको को पहले 3 सीजन्स में सिर्फ और सिर्फ $60,000 पर एपिसोड दिए जाते थे, जिसे चौथे सीजन में 2 लाख कर दिया गया, और आगे जाकर सीजन 7 तक इन्हें $3.5 लाख पर एपिसोड दिए जाते थे। इसके बाद से इनकी सैलरीज को $1 मिलियन पर एपिसोड कर दिया गया। ऊपर से बैक एंड में इन्हें 0.25% भी दिया जाता था।
वहीं पर सीजन 8 के बाद राज का रोल प्ले करने वाले कुणाल नायर, एमी का रोल प्ले करने वाली मायम बियालिक और बर्नाडेट का रोल प्ले करने वाली मेलिसा रॉन्च ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी रीनेगोशिएट करवाया और सीजन 8 के बाद से इन्हें मिड 6 फिगर रेंज दिया जाता था और सीजन 8 के बाद कुणाल नायर और साइमन हेल्बर्ग को भी $1 मिलियन पर एपिसोड दिया जाने लगा। आज तक इस सीरीज को जितना भी लव और सपोर्ट मिला है वो इस सीरीज की कॉमेडी और इस सीरीज के अंदर एक्टर्स की पोर्ट्रेयल की वजह से हुआ है और इस सीरीज ने खुद को क्रिटिकली भी बहुत बार साबित किया है। जहां पर अगर बात करें अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की तो यहां पर इसे 233 नॉमिनेशंस में से 55 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिम पार्सन को उनके पोर्ट्रेयल शेल्डन के लिए अब तक 29 अवार्ड मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग गोल्डन ग्लोब्स का बेस्ट एक्टर टेलीविजन सीरीज, म्यूजिकल और कॉमेडी। साथ ही साथ इस सीरीज ने अब तक 2011 से लेकर 2019 तक 7 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड जीते हैं और 2010 से लेकर इसके अंत यानी 2019 तक 14 पीपल्स चॉइस अवार्ड जीते हैं और प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में इसने 10 अवार्ड जीते हैं। और मेरे हिसाब से फिलहाल तो इतना काफी होना चाहिए इस शो की पॉपुलैरिटी को फ्लॉन्ट करने के लिए। बाय द वे, इस सीरीज की कहानी के आगे बढ़ने की तो कोई उम्मीद नहीं है, पर हाँ, इस सीरीज का प्रीक्वल यानी यंग शेल्डन जरूर शुरू किया गया था जो 2017 में शुरू हुआ था और अब तक इसके 5 सीजन्स को रिलीज किया गया है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बिग बैंग थ्योरी सीरीज फैक्ट्स। ये सीरीज मुझे फ्रेंड्स के बाद बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं खुद बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज से जुड़े हुए और कौन कौन से बेहतरीन और मजेदार फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।